चुनाव यूं तो कभी भी किसी दल के लिए हलवा नहीं होता, लेकिन 2014 के बाद देश में देखा गया कि बीजेपी राज्य दर राज्य आसानी से जीतने लगी। यूपी में तो 3 चुनाव बीजेपी ने तमाम चुनौतियों के बाद जीत लिए, लेकिन क्या इस बार बहुत कठिन है डगर चुनाव की? इस सवाल के पीछे वजह कुछ इस प्रकार है जैसे पश्चिमी यूपी में पार्टी की रणनीति संभाल रहे अमित शाह कैराना से लेकर मथुरा तक गलियों में प्रचार कर रहे हैं, वोटर के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, दिल्ली में जाटों के साथ बैठक करते हैं, जाटों से कहते हैं कि डांटना है तो घर आ जाइए लेकिन वोट गलत जगह मत डालिए। इन सब की नौबत क्यों आई? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी 7 राज्यों में सत्ता संभाल रही थी। मार्च 2018 तक बीजेपी और बीजेपी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 21 राज्यों में अपनी सरकार बना ली। 4 साल में 3 गुना विस्तार हुआ। मार्च 2018 तक देश की 71% आबादी और 80% क्षेत्र पर बीजेपी या उसके सहयोगी दल काबिज थे। यही बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए का पीक था। फिर 2019 में दोबारा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद साल के अंत तक बीजेपी शासित राज्यों की संख्या घटकर 11 हुई। एनडीए शासित राज्यों को जोड़कर सत्ता वाले राज्य 17 रहे। 2019 के बाद 10 राज्यों में देश में चुनाव हुए, जिनमें से 4 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को जीत हासिल हुई। क्या अब 2022 का पहला ही चुनाव बीजेपी के लिए वोटों के गणित में पहले की तरह फ्लावर नहीं फायर बन गया है? संभव है आपको लगे कि 2017 में 40% वोट शेयर और 300 के पार सीट जिस दल के पास है, उसके लिए चुनाव कैसे अभी कठिन हो सकता है? इस सवाल को समझने के लिए याद करिए चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी के 2 सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे थे। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति संभाल रहे गृह मंत्री हाथ में बीजेपी के प्रचार का पोस्टर लेकर कैराना से मथुरा तक की गलियों में चलने लगे। आप कहेंगे ये तो चुनावी रैलियों पर रोक के कारण है, तो फिर जरा रुकिएगा, क्योंकि मतदाताओं के घर घर जाकर वोट मांगते अमित शाह जो अक्टूबर में कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री 2024 में बनाना है तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाना होगा, वो अब जनवरी में ये क्यों कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सीएम चुनने का नहीं, भारत का भाग्य चुनने का है? यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। आखिर विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री छोड़ो बल्कि देश के भाग्य से उत्तर प्रदेश के चुनाव को क्यों जोड़ा जाने लगा? क्या इसका कारण ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों को प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ रहा? जैसे बुलंदशहर में स्याना सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के विरोध के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विक्रम सैनी को भी कई गांवों में विरोध का सामना करना पड़ा। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का विरोध का वीडियो भी सामने आया। शामली जिले के ही कुडाना गांव में समर्थकों के साथ वोट मांगने निकले बीजेपी प्रत्याशी तेजिंदर निर्वाल को भी कुछ ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। क्या जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत होनी है, वहीं पर प्रत्याशियों के विरोध के कारण कठिन होते इलेक्शन को संभालने के लिए अब ये बात कहनी पड़ती है? वोट देते वक्त सारे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मैं अपील करना चाहता हूं, वोट आप किसी एमएलए के लिए मत दीजिए, किसी को मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के मत दीजिए। उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए वोट दीजिए, जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा
जा सके। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले वोट में 26% ने माना था कि उन्होंने मोदी के नाम पर वोट दिया। 2022 में फिर से विधायक, मंत्री और सीएम को छोड़कर सीधे देश के भविष्य के लिए वोट देने की बात अमित शाह ने कही। क्या इसलिए क्योंकि 2022 सबसे कठिन चुनाव बना है, जिसके नतीजे सीधे 2024 के चुनाव पर असर डालेंगे? इस सवाल को अब समझने के लिए आपको 6 महीने पहले ले चलते हैं, जब अगस्त में खुद मुख्यमंत्री ने कहा था सबसे कठिन चुनाव 2019 का था। हमारे लिए जो सबसे कठिन चैलेंज था वो 2019 का लगता था, जब देश में सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने, मीडिया ने, सबने बोल दिया था कि यूपी का एक महागठबंधन हुआ है। उस समय परिणाम सबके सामने थे। 2019 में अखिलेश यादव, मायावती एक साथ आ गए थे, फिर भी बीजेपी ने 62 और एनडीए ने कुल 64 सीट जीत ली। समाजवादी पार्टी 5 और बीएसपी 10 सीट जीत पाई। 3 साल पहले महागठबंधन को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इसलिए हरा दिया क्योंकि तब उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से बीजेपी को ब्राह्मणों का कुल 82% वोट मिला, ओबीसी में 80% कोयरी कुर्मी और 72% अन्य ओबीसी मतदाता का वोट भी बीजेपी गठबंधन के पास आया। 91% जाट वोट बीजेपी के खाते में आया था। सवाल यही कि जिस जाट वोट बैंक का 91% हिस्सा अकेले बीजेपी को मिला, क्या उसी वोट को अब साधने की चुनौती खड़ी है? वरना क्यों गृह मंत्री अमित शाह को जाट नेताओं के साथ मान मनौवल वाली भाषा प्रयोग करते हुए कहना पड़ता कि भाई अगर डांटना है तो बालियान के साथ मेरे घर आ जाना, वोट गलत जगह डालने की गलती मत करना। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी की 3 चुनाव में जीत की राह प्रशस्त करने वाले जाट ही अब जीत के रास्ते में पहली बाधा है? वरना क्यों मुगल काल का जिक्र करके जाटों से अपना रिश्ता बताने की कोशिश होती है? हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए, उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। दरअसल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीट में 20 पर ही जीत हासिल हुई। 2017 में बीजेपी ने यहीं पर 109 सीटें जीत ली। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि जाटों ने 2014 में 77% वोट अपना बीजेपी को दिया। 2017 में जाट वोट का एक मुश्त 40% हिस्सा बीजेपी ने हासिल किया। 2019 में फिर से जाट वोट का 91% हिस्सा बीजेपी के खाते में आया।